हेलो एवरीवन, क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो पहले हम जानते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र एक ज्ञान इंद्रियां होती है। मानव में 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां होती है। नंबर 1 आँख, दूसरा कान, तीसरा कान, चौथा जीभ और पाँचवा क्या होता है तो त्वचा होता है। ज्ञान इंद्रिया कहने का मतलब होता है कि जिससे हमें कोई ज्ञान मिल रही हो। ठीक है, एक होता है ना कि एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट। ठीक है, तो जिससे हमें इनपुट मिल रहा हो उसे हम कहेंगे ज्ञान इंद्रिया। ठीक है, जैसे हम आँख से किसी चीज़ को देख सकते हैं, कलरफुल देख सकते हैं या ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं। कान से हम सुन सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, जीभ से हम टेस्ट का पता लगा सकते हैं कैसा है, खट्टा मीठा। त्वचा से हमें कोई स्पर्श करता है तो पता चलता है कि यहाँ पे कुछ स्पर्श हुआ है। ठीक है, चलिए मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। मानव नेत्र जो होता है किसी रंग बिरंगा संसार को देखने में मदद करता है। ठीक है, अब आँख का जो चित्र है उससे हम सारे डिफिनेशन के साथ साथ उसके पूरा जो वर्क है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ये जो नेत्र है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्रिस्टलीय लेंस है। ठीक है, ये वाला एक क्रिस्टलीय लेंस है। उत्तल लेंस की भांति ये कार्य करता है। ठीक है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये एक नेत्र गोलक है। इसमें जो येलो कलर का यानी ब्लू कलर का जो भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, कचाप द्रव करते हैं, जो आकृति बनाने में मदद करती है। आँख की जो आकृति होती है वो कितनी होती है, जो व्यास होता है इसका 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास होता है। ठीक है, आँख का जो व्यास होता है कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो कचाप द्रव भरा रहता है ये यदि गिर जाता है तो आँख क्या हो जाता है, धंस जाता है पूरा। ठीक है, जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस की भांति काम करता है। लेंस के हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि लेंस जो उत्तल लेंस जो होता है वो अलग अलग प्रकार का यानी अलग अलग साइज का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें नेत्रोद, एक जलीय द्रव भरा होता है। ठीक है, जो कहने का मतलब होता है चिपचिपा सा एक टाइप का होता है, जलीय द्रव भरा होता है जो पुतली को फिसलने में मदद करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पुतली जो होता है और जो परिताड़िका होता है इसका एक साथ ही पढ़ते हैं। जो पुतली जो होता है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। परिताड़िका जो होता है वो पुतली को नियंत्रित करता है, कितना उसको फैलाना है, कितना इसको सिकुड़ना। जैसे मान लो कि ये कोई आँख है, ये बीच वाला भाग जो दिख रहा हो ये आँख है। अब इस वाले भाग को यदि इधर खींच रहा हो तो ये चिपकेगा और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जैसे देखो ये गोला है, अब इसको हम ये लंबा कर रहे हैं तो इसकी फोकस क्या हो रही है, बड़ा सा गोला बनेगा। मान लो कि हम एक दिखाते हैं आपको, मान लो कि ये गोला है। ठीक है, अब इसके हम 2 टुकड़ा में बांटते हैं और इसकी जो ये जो फैला देते हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब पुतली जो होती है वो प्रकाश को नियंत्रित करती है, कितनी प्रकाश आँख के अंदर जाएगी, कितनी प्रकाश आँख के अंदर नहीं जाएगी, वो पुतली नियंत्रित करती है। पुतली को कौन नियंत्रित करती है, तो परिताड़िका नियंत्रित करती है। ठीक हो, अब एक आता है स्वच्छ मंडल, उसी का नाम है कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो प्रकाश जब सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, तो कॉर्निया में प्रवेश करती है। ये आँख को प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया जो होता है आँख को प्रोटेक्ट करता है, यही जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए कोई भी नेत्र दान करता है तो कॉर्निया ही दान करता है। ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस के बारे में बता दिए। पश्चमाही पेशियाँ जो होता है वो लेंस को नियंत्रित करता है, लेंस की फोकस दूरी घटाती है, बढ़ाती है। ठीक है, जब कोई दूर की वस्तु देख रहा हो तो क्या करना है, उसे फोकस दूरी बढ़ जाती है। करीब की वस्तु देख रहा है तो फोकस दूरी घट जाती है। ये कौन नियंत्रित करता है, तो पश्चमाही पेशियाँ नियंत्रित करती है। इसीलिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी जो पश्चमाही पेशियाँ जो होती है वो शिथिल हो जाती है, कहने का मतलब झुलस जाती है, इसीलिए उनको कम दिखाई देता है। यानी दूर की वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देता है, करीब की वस्तु भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अब आते हैं दृष्टिपटल, इसको हम रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, दृष्टिपटल जो होता है रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। कोई भी प्रतिबिंब आपको कहाँ बनेगा, तो दृष्टिपटल पे। ठीक है, एक होता है अंधबिंदु, यदि अंधबिंदु पे कोई प्रतिबिंब बनता है तो आपको दिखाई नहीं देता है, उसी को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इसको जो दृष्टिपटल है यहाँ पे एक येलो स्पॉट होता है, जहाँ प्रतिबिंब बनता है तो आपको साफ साफ दिखाई देता है। जहाँ प्रतिबिंब यानी ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है तो प्रतिबिंब को साफ दिखाई नहीं देगा।
अब जो रेटिना होता है वो दो प्रकार के सेल से बना होता है, एक होता है कोन सेल, एक होता है रोड सेल। कोन सेल जो होता है वो क्या होता है कि रात में जो कोन सेल होता है वो कलरफुल यानी दिन में देखने में मदद करता है। जो कोन सेल होता है वो दिन में जो प्रतिबिंब कलरफुल जो होता है वो कोन सेल पे बनता है, यानी कोन सेल जो होता है वो कलरफुल वस्तुओं को देख सकता है। रोड सेल जो होता है वो कलरफुल वस्तुओं को नहीं देख सकता है। मान लिया जाए कि बत्तख में कोन सेल पाया जाता है तो वो कोन सेल नहीं पाया जाता है तो वो रात में उसको नहीं दिखेगा, दिन में उसको दिखेगा। उल्लू में क्या होता है कि कोन सेल पाया जाता है, उसमें रात में दिखेगा, दिन में नहीं दिखेगा। यानी उसमें जो उल्लू जो होता है उसमें रोड सेल पाया जाता है, कोन सेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा हो रहा होगा, हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि हम बोलने में भी थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं तो आप तो याद करने में कन्फ्यूजन हो ही सकता है। देखो, रेटिना जो होता है ये दो प्रकार के सेल से बना होता है। ठीक है, एक होता है कोन सेल, एक होता है रोड सेल। ठीक है, ये जो कोन सेल है ना बुआ, जिसको देखो हम कोन लिखते हैं याद करने में, कोन लिखते हैं तो को से क्या होता है कलर, क्या होता है कलर। तो ये कलरफुल देखता है, और कलरफुल कब देखते हो तो दिन में। तो दिन में देखने के लिए कौन सा सेल उत्तरदायी होता है तो कोन सेल। रात जो होता है यानी रोड जो होता है, रो से क्या होता है रात, यानी रो से क्या हो जाएगा रो से रोड और रो से रात। तो ये रात में देखने में मदद करता है। ये ब्लैक एंड वाइट देखता है, कैसा देखता है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो उल्लू जो होगा उसमें रोड सेल होगा। मान लो कि बत्तख है, मुर्गी है, इसमें क्या होगा तो इसमें कोन सेल होगा। ठीक है, इसलिए मुर्गी को दिन में पकड़ने में बहुत कठिनाई होती है और रात में पकड़ने में आसान होती है। ठीक है, क्योंकि रात में उसे दिखाई नहीं देती है। जो आदमी होता है यानी जो मानव होता है उसमें दोनों सेल पाया जाता है, रोड सेल और कोन सेल दोनों पाया जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे पढ़ते हैं, और ये ही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हम आगे पढ़ के आपको सुना देते हैं। जो देखिए लिखा हुआ है कि इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कोर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। कोर्निया या क्या कहते हैं हम स्वच्छमंडल कहते हैं इसी को बुआ। ठीक है, कोर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम ये जो बता चुके हैं आपको कि रोड सेल कोन सेल किसे कहते हैं सब हम बता चुके हैं। अब देखिए, ये नेत्र का गोलक जो आकृति होती है, जो बताए थे कि गोलक की जो आकृति होती है लगभग गोलाकार होता है। अब गोलाकार है तो उसका व्यास होगा, तो उसका व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम परिताड़िका कहते हैं। परिताड़िका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, जिसे अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु के उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, जो हम बताए थे कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा वो किसके क्रिस्टलीय जो लेंस होगा। क्रिस्टलीय लेंस कैसा होता है उत्तल लेंस की भांति होती है, और उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है तो उल्टा बनाता है और वास्तविक बनाता है और अलग अलग साइज का बनाता है। प्रतिबिंब होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो जो विद्युत सिग्नल में कौन बदलता है तो रेटिना ही बदल देता है, और दृक् तंत्रिका द्वारा वो मध्य मस्तिष्क में चला जाता है। मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन होता है वो आंखों को नियंत्रित करता है, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ बना कैसा बना तो वो मिड ब्रेन नियंत्रित करता है। आगे देखिए, ये छोटा सा पॉइंट है, ये जान लेते हैं। रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, या दृक् तंत्रिका जो इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुँचाती है, भी क्षतिग्रस्त होने पर चाक्षुष विकृति उत्पन्न करती है। चाक्षुष विकृति मतलब होता है कि नॉर्मली अब यानी वेव मतलब उत्पन्न करती है। ठीक है, अब आगे देखिए, जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परिताड़िका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देता है जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परिताड़िका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है जिससे आंख में अधिक प्रकाश
एंट्री करता है। जैसे देखिए, ये परिताड़िका, ये मान लो कि एक छोर पे परिताड़िका इधर है और एक छोर पे परिताड़िका इधर है, बीच में पुतली है, एक लेयर बना हुआ है। जैसे आप देखते हो पानी में कोई तिनका फेंकते हो या आप मार्जक मिलाते हो तो बबल टाइप का, तो बबल टाइप का ही एक परिताड़िका सॉरी पुतली होती है। अब इसको इधर से खींचेंगे और इसको इधर से खींचेंगे, तो यदि ये सिकुड़ रही है तो ये मोटी होगी, और यदि फैल रही है तो ये क्या होगी, पतली होगी। वही चीज़ यहाँ कह रहा है। सामंजस्य क्षमता क्या होती है? अब ये नेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पश्चमाभी पेशियां द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। ये जो लेंस होता है जो पश्चमाभी पेशियां द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। जब पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जो हम पहले ही बता चुके हैं, बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आंख निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इसे हम निकट की रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये बीच में लेंस है, अब इसको लेंस मान लो। अब ये पश्चमाभी पेशियां इधर भी लगी हुई है, पश्चमाभी पेशियां इधर भी लगी हुई है। अब इसको यदि खींच रहे हो तो ये जो है ये बढ़ रही है, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसके दूर की रखी वस्तुओं को आराम से देख सकते हो। मान लो कि अब ये सिकुड़ रही है, ये सिकुड़ रही है, तो गोला बढ़ रहा है, गोला छोटा हो रहा है। तो गोला यदि छोटा हो रहा है तो इसकी फोकस दूरी भी घट रही है, तो करीब की वस्तुओं को आराम से देख सकते हो। आगे बात करते हैं कि किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो सुस्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम कितना दूरी पे वस्तु को रखा जाना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर पे, और अधिकतम कितना होना चाहिए, तो अनंत होना चाहिए। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। तो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, यानी सॉरी दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र की जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, तो अनंत होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ दोष होती है नेत्र में, तो वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक मोतियाबिंद पहले ही आ गया तो मोतियाबिंद की चर्चा कर लेते हैं। नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। इसे हम शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लाना संभव होता है, यानी कोई चश्मा उस्मा से आप ये जो मोतियाबिंद होता है उससे नहीं वापस आ सकता है, इसे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र जो होती है लगभग कितना होता है, तो 150 डिग्री होता है, जबकि दोनों लेंस का 180 डिग्री होता है। मान लो कि एक नेत्र से देख रहा है तो वो 150 डिग्री ही देख सकता है क्षैतिज में, ठीक है, इस तरह से क्षैतिज में। और ये दोनों आँख है तो कितना देखेगा, 180 डिग्री, ठीक है। यदि आपको स्लो लग रहा हो तो आप 2x स्पीड में 1.5x स्पीड में आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है इसीलिए जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। देखिए हम दृष्टि दोष की बात करते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एक होता है पेरिसबायोपिया। इसको हिंदी में कभी कभी इंग्लिश में दे देता है, इसलिए दोनों याद करना पड़ेगा। पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको हम मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को हम हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं, मेट्रोपिया या मेट्रोपिया जो भी। जरा दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, पेरिसबायोपिया। अब एक एक चीज का हम पढ़ लेते हैं। देखो निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं इसको, पहले ये समझिए। ये सामान्य नेत्र है, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बना, तो ये सामान्य नेत्र है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब प्रतिबिंब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, तो इसे हम निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है। और इसे हम ठीक किससे करते हैं, तो अवतल लेंस द्वारा ठीक करते हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे पर अभी हम समझ लेते हैं। अब देखो ये हम मान लो कि ये अवतल लेंस लगाए और ये कहाँ बन गया प्रतिबिंब, तो रेटिना पे बन गया। अब ये सामान्य नेत्र की भांति काम करेगा, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है।
नाम निकट दृष्टि क्यों पड़ा? क्योंकि रेटिना से पहले बन रहा है, निकट ही बन रहा है, इसलिए हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। लेकिन दिखाई निकट की वस्तु देती है, आराम से सुस्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अवतल लेंस द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। कंफ्यूजन होता है कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस, देखो उससे क्या होता है, उधर, उधर मतलब दूर, ठीक है, उधर कोई होगा, ठीक है, दूर रखे। अब ओ से क्या होता है, मतलब ओ से यानी अब, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब निकट, ऐसे करके याद कर सकते हो कनेक्ट करके, ठीक है, अपने तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है कि रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। ये उल्टा होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है। इससे हम निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, इसे हम उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, तो अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है, उससे उधर, उससे उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। एक हम बताएं कि जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि इसमें दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं। कहने का मतलब होता है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति में ज़्यादा होता है, यानी दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देगा, निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो दोनों तरह की से दोष होती है। इसका निवारण के लिए द्विफोकस लेंस या बाइफोकल लेंस का हम उपयोग करते हैं, या बेलनाकार भी कह सकते हो, बेलनाकार लेंस का हम उपयोग करते हैं। देखो दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष हो सकते हैं। इसे हम किस लेंस द्वारा, द्विफोकस लेंस द्वारा हम दर्शाते हैं। अच्छा, अब जो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो उत्तल लेंस होता है वो जो चश्मा होता है उसके ऊपर लगाते हैं या नीचे लगाते हैं। देखो मान लो कि ये चश्मा है, ये चश्मा है, ये बना रहे हैं, देखो ये मान लो कि ये चश्मा है, ठीक है। नीचे हम लगाएंगे उत्तल, नीचे हम क्या लगाएंगे, उत्तल, ठीक है, और ऊपर लगाएंगे क्या, अवतल। नीचे लगाएंगे उत्तल, ऊपर लगाएंगे अवतल। क्यों लगाएंगे, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो निकट की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं। दूर की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम अवतल लेंस लगाते हैं। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देता था, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता था, इसलिए हम उसमें क्या लगा दिए, अवतल लगा दिए। क्योंकि आँख यदि खोल के देखोगे तो आप ऊपर वाले हिस्से से देखोगे, यदि आप झुका के किसी निकट की वस्तु को देखोगे तो आँख झुका के देखोगे, तो नीचे वाले हिस्से से देखोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। देखो यही चीज लिखा हुआ है जो आपको समझाया भी। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में अवतल लेंस यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करती है। निचली भाग में उत्तल लेंस यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में मदद करती है। आगे बात करते हैं प्रिज्म, यानी अब बर्तन में आ गया, अब बर्तन की बात करते हैं। देखो प्रिज्म जो होता है वो 5 सतह से घिरा क्षेत्रफल को हम प्रिज्म कहते हैं। और अच्छे से डिफाइन करना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो कि 3 आयत और 2 त्रिभुज से घिरे क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म जो होता है वो कह सकते हो कि 3D बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से, ठीक है। ये एक आयत, इसके पीछे एक आयत होगा इस तरह से, और इसके नीचे एक आयत होगा, 3 आयत, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, ठीक है। हम ये जो प्रिज्म यहाँ से प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है। अब देखो प्रिज्म जो होता है 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। हम ये प्रिज्म के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बर्तन में, तो इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है इसमें भी और थोड़ा सा उसमें भी दिया हुआ, तो उसमें हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। यदि वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वो देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो पूरा आप वीडियो देख सकते हैं हर एक चैप्टर का, ठीक है। अब बात आते हैं थोड़ा सा नेत्र में, थोड़ा और गहरा जानकारी लेते हैं। तो कहता है कि नेत्रदान द्वारा प्राप्त कोर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। कहने का मतलब होता है कि जो नेत्र दान करते हैं उनका नेत्र में क्या दान किया जाता है, तो कोर्निया दान किया जाता है। बट सभी व्यक्ति होते हैं वो सभी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ बीमारी होते हैं वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, अभी बीमारी का नाम भी पढ़ेंगे। देखो मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें क्या हो जाता है, ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब देखिए,
जिसको जिसको ये सब बीमारी है, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी या सी है, या जल भित्ति है, या तीव्र लुकीमिया है, या धनु स्तंभ है, या हैजा है, या तानिका शोध है, या मस्तिष्क शोध है, ये सब क्या कर सकते हैं? नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। बात समझे? चलिए आगे बात करते हैं। ये छोटा सा हम बता ही देते हैं, जो हम पढ़े थे कि प्रिज्म कोन इसको कहते थे, ठीक है, ये वाला को प्रिज्म कोन कहते हैं। देखिए प्रिज्म कोन कहते हैं, ये जो एस होता है, एस कहाँ आपको दिख रहा है, इसको हम निर्गत कोण कहते हैं। एस को हम क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। अब आइए, एंगल आई जो है, एंगल आई जो है इसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये वाला को, एंगल आई को हम आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण हम इसको कहते हैं। एंगल आर को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। एंगल ई को हम क्या कहते हैं? निर्गत कोण। एंगल ई को हम क्या कहते हैं? निर्गत कोण, ठीक है। एंगल डी को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। कभी कभी पूछ लेता है कि विचलन कोण जाना चाहिए था इधर लेकिन चला गया ये इधर, तो इसको, ये जो बीच में कोण बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? विचलन कोण। यानी एच, जी और ई, सॉरी एफ, ये तीनों जब कोण बन रहा है यानी विचलन कोण किसको कहेंगे? लिख देते हैं, एंगल एच, जी, एफ को हम क्या कहेंगे? विचलन कोण। कभी कभी यही पूछता है, ठीक है, तो एंगल इसको कहेंगे। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश कैसे विक्षेपण होता है यानी बट जाता है, तो वो देखिए, जैसे ये श्वेत प्रकाश है, ये क्या है? श्वेत प्रकाश। अब ये जैसे ही प्रिज्म से गुजारे, ये क्या किए? जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन ये थोड़ा सा झुकेगा। क्यों? क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है, इसीलिए क्या होता? अभिलंब से दूर जाएगा। अब ये जो कलर का जो सीरीज है उसको याद रखिएगा। कैसे? तो विवग्योर से, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। रेड जो होती है वो सबसे कम विचलित होती है। देखिए सबसे कम विचलित हो रही है रेड, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है। जो बीच का कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। प्रकाश को अवयवी वर्णों के इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। इसको इस तरह से क्या कहते हैं? उसको विक्षेपण कहते हैं। आगे, अब एक कन्फ्यूजन हो गया था कि जो प्रकाश हम इसमें, मान लीजिए कि इसमें गुजारते हैं, देखिए यहाँ से समझिए, मान लीजिए इसमें गुजारते हैं, जैसे एक तरह से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि चीनी मीठा है या पानी मीठा है। अब ये दोनों को हम मिला दिए और जो शरबत बना वो मीठा आपको टेस्ट लग रहा है उसका, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि चीनी मीठा था या पानी मीठा था, यदि पहले से आपको पता नहीं हो कि चीनी मीठा था। तो उसी तरह से कन्फ्यूजन हो गया था कि इसमें हम यदि श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, क्या प्रिज्म में ऐसा गुण है कि इसे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी 7 रंगों में बांट देता है या 7 रंगों में बट जाता है, या श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ऐसा कन्फ्यूजन हो गया था। तो न्यूटन साहब, आइजैक न्यूटन साहब ने इसे प्रूव किए। क्या किए कि पहले एक सीधा प्रिज्म लिए और फिर एक दूसरा प्रिज्म लिए जो कि उल्टा था, ठीक है। अब पहले गुजारे तो ये 7 रंगों में बटा, फिर उल्टा में गुजारे तो फिर ये श्वेत रंगों में ही निकल गया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो स्पेक्ट्रम है, वो प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ना कि प्रिज्म 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए वही चीज़ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश विभिन्न वर्णों में आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकती है या मुड़ती है, जो भी कह लो। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी अधिक झुकता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, जलवायु में उपस्थित जल के सूक्ष्म इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो सूर्य के दिशा में दिखाई देता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है, और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो ज़्यादा चमकीला होता है, किसके अपेक्षा? तो द्वितीयक इंद्रधनुष के अपेक्षा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश जा रही है, अब ये क्या करेगा कि नॉर्मली 1 बार अपवर्तन हुआ, ठीक है, विरल से सघन में गया, तो 1 बार अपवर्तन हुआ, अब ये आंतरिक परावर्तन हो रहा है।
अब ये यहाँ से आया, फिर यहाँ से बाहर निकल गया सॉरी। तो एक बार आंतरिक परावर्तन हुआ और 2 बार क्या हुआ, अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ देते हैं फिर से। वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो सूर्य के दिशा में ही दिखाई देता है। सूर्य के आपतित किरण को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात ये आंतरिक परावर्तित करती है। ठीक है, अंतः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। ठीक है, पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण विक्षेपक प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंचती है। देखिए हम आपको कर क्या रहे हैं कि पहले तो हम मौखिक रूप से आपको समझा दे रहे हैं, और दूसरा फिर हम रीडिंग दे रहे हैं, तीसरा आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं। 3 बार लगातार आप पढ़िएगा तो नॉर्मली है कि याद हो ही जाएगा। पहले मेरे बातों को सुनिए आराम से, उसके बाद पहले कान को अपने मेरे आवाज़ों को सुनिए, आराम से सुनने दीजिए। आँख को क्या कीजिए, देखते रहिए इसको, और मन को बोलिए कि जो जो लिखा हुआ है इसमें उसको पढ़ लें। तो यदि आपका जो 5 ऑर्गन है यानी जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो एक्टिव रहेगा तो नॉर्मली ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि जितने भी अफवाह की बात होते हैं वो सब वायुमंडलीय अपवर्तन में आता है। जैसे तारे टिमटिमाते हैं, बशर्ते वो टिमटिमाते नहीं हैं लेकिन टिमटिमाते हुए दिखते हैं, तो ये अफवाह की बातें हैं। ठीक है, तो ये सब वैसे अफवाह वैसे अपवर्तन। ठीक है, पानी में रखी सीधी लकड़ी, गिलास में रखी सीधी, जो गिलास है पानी से भरी हुई है, गिलास में रखी सीधी लकड़ी टेढ़ी दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में रखा सिक्का वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊंची दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। ठीक है, और भी अपवर्तन के कारण बहुत सारे कारण होते हैं। सूर्योदय से 2 मिनट पहले का सूर्योदय होना, सूर्यास्त से 2 मिनट बाद का सूर्यास्त होना, इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी अफवाह की बातें हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं होती है। चलिए पढ़ते हैं। गर्म वायु अपने ऊपर ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है तथा इसके अपवर्तनांक ठंडी वायु की सापेक्ष थोड़ी कम होती है। कहने का मतलब होता है कि मान ले जाए कि ये पृथ्वी है, आगे मिलेगा तो हम उसको वहीं पढ़ेंगे। देखिए तारे कैसे टिमटिमाते हैं। जैसे मान ले जाए कि ये जो बच्चा है वो देख रहा है, अब ये तो पृथ्वी पे है। ठीक है, अब ये जो बच्चा देख रहा है, ये मान लीजिए कि ये तारा वास्तविक तारा है, ये आभासी तारा कैसे दिखता है। तो यहाँ पे बहुत सारा लेयर होगा जो कि जैसे जैसे सूर्य की तरफ बढ़िएगा वो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वायुमंडलीय जो वायु होगा वहाँ पे वो क्या होगा कि हल्का होते जाएगा और वो ऊपर जाएगा, और हल्का होते जाएगा यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे या कोई भी कण पे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है, उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसीलिए ऊपर विरल होता है, नीचे सघन होता है। अब इसी तरह से नीचे आते जाएगा, इसके तुलना में ये विरल हो जाएगा, इसके तुलना में ये विरल हो जाएगा, इसी तरह से। अब ये जाना चाहिए था इधर, लेकिन फिर चला जाएगा इधर, फिर चला जाएगा इधर, फिर चला जाएगा इधर। तो इसी कारण से ये क्या होता है, आपको टिमटिमाते हुए आभास होता है, पर ये टिमटिमाता नहीं है। ठीक है, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं, प्रतीत होते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह तारों के अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, और ये भी कारण है कि दूसरा कारण ये भी है कि ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, चलिए अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त, ये तो बताई दिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, अर्थात तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। ये किस घटना का कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण है। आगे पढ़ते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, जितने भी कलर आपको दिखाई दे रहा है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई दे रहा है। जैसे आकाश का नीला रंग दिखाई देना, समुद्र का नीला रंग दिखाई देना, किसी आपको चीज़ को देख रहे हो, मान लो किसी ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक केमिकल है जो
जो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और सारे कलर को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए वस्तु में कोई कलर नहीं होता है, एक गुण होता है कि उस कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, बाकी इस कलर को क्या करे, मतलब ऑब्जर्व कर ले। ब्लैक में क्या होता है कि सारे कलर को वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, यानी अपने अवशोषित कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक कलर दिखाई देता है। व्हाइट में क्या होता है, सारे किरणों को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, व्हाइट कलर दिखाई देता है। ठीक है, जैसे देखिए आकाश का नीला रंग दिखाई देना, गहरे समुद्र का जल जो होता है जो नीला दिखाई देता है, सूर्योदय सूर्यास्त के पास रक्तताप दिखाई देता है। देखते हैं शाम के समय या सुबह के समय आपको लालिमा युक्त दिखाई देता है, तो वो प्रकाश के प्रकिरण की घटनाएं होती है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रकाश के वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों से एक विषमांगी मिश्रण होता है। कहने का मतलब होता है वायुमंडल में बहुत सारा छोटा छोटा कण होता है, बहुत सारा छोटा छोटा कण होता है। अब ये कण से कोई प्रकाश टकराया और यहीं पे तितर बितर हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। जैसे इसको अच्छे से देखने के लिए आप कोई भी नॉर्मली रूम में लग रहे हैं, अंधेरा रूम है और ऊपर से कोई छत पे कोई छिद्र है, उससे प्रकाश, मान लो कि एक ये कमरा है, ठीक है, यहाँ पे एक छिद्र है, ऊपर से प्रकाश आ रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा धुलकन उड़ते दिखेगा। ठीक है, छोटा छोटा, उसी को जो छोटा छोटा धुलकन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल बोलते हैं। ठीक है, और उसी घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे जंगल में कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश के प्रकीर्णन कर देती है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगों के प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि यदि बड़ा कण है तो वो बड़े, यानी बड़े, जैसे हम देखो मान लो कि ये वॉयलेट कलर का है, यहाँ फिर क्या है, इंडिगो कलर का है। ठीक है, विवग्योर होता है ना, फिर यहाँ ब्लू कलर का है, यहाँ ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, उसके बाद फिर क्या है, ऑरेंज कलर का, उसके बाद रेड कलर का। तो ये क्या होता है कि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो जो बड़ा कण होगा, मान लो कि ये बड़ा कण होगा तो ये प्रकीर्णित करेगा, यानी बड़ा कण रेड कलर को भी प्रकीर्णित कर देगा। लेकिन छोटा कण क्या करता है, तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वॉयलेट कलर का भी प्रकीर्णित करता है। इसीलिए जो बहुत छोटा छोटा वायुमंडल में होता है, यानी क्या बोलता है उसे, टिंडल होता है, उसी को, यानी जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें वॉयलेट कलर भी होता है, उसको क्या कर देता है, ये प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। अब स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो बताए थे कि कैसे दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अब नॉर्मली जो लाल रंग का जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो नीले रंग के जो तरंगदैर्घ्य से 1.8 गुना होती है। कितनी गुनी होती है, 1.8 गुना। लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश के अपेक्षा कितना होता है, 1.8 गुनी होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को कैसा दिखाई देता है वायुमंडल, तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर तो समाप्त हो गया, देख सकते हैं ये वाला। कोलाइड विलयन में प्रकाश जो होता है प्रकीर्णन प्रक्षेपण के कारण प्रवर्धन होता है। जैसे ये मान लो कि ये अल्फा किरणें हैं, ये जा रही है, तो मान लो कि ये थीन पेपर है, ये प्लास्टिक है, ऐसे करके, तो जो किरणें होगी, या कह लो कि जो मान लो कि ये सबसे जो ऐसी किरणें होगी जो यहाँ से आर पार हो जाएगा, यहाँ से हो सकता है कोई किरणें आ जाएगा और यहाँ से प्रकीर्णित होगा, लेंस लगाया हुआ है तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट पे टकराएगा। बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे यह प्रक्षेपण अति रोचक है, क्योंकि पर्दे पर पहले नारंगी लाल और फिर चमकीला किरमिजी लाल रंग दिखाई देता है। कहने का मतलब होता है कि जिसका रंग, यानी जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, ठीक है, वो पहले दिखाई देगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है वो बाद में दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि लाल रंग का जो कलर होगा वो सबसे पहले यहाँ पे प्रकीर्णित होगा, यानी टकराएगा, और क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसका ज़्यादा है, इसका वेग ज़्यादा होगा, इसीलिए
और ये जो बॉयलेट कलर का वो बाद में दिखाई देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत छोटा था पर इम्पोर्टेंट था, तो ये समझना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम ये समाप्त किए। आगे हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।